हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है जो हमारी वीडियो का, उसमें हम पढ़ेंगे लघु परंपरा, बृहद परंपरा, स्थानीयकरण, सार्वभौमिकीकरण। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं एंड कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, तो समझने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। तो थोड़ा सा समझते हुए और कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा उन चीज़ों को याद करते हुए भी हम इन चीज़ों को कवर अप करेंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपका ये सिलेबस जल्दी फिनिश हो जाए, ताकि आप लोगों के पास पर्याप्त समय बचे रिवीजन का। तो अभी ये हमारा ग्रामीण समाज का यूनिट चल रहा है। 1-2 दिन में ये यूनिट फिनिश हो जाए। आफ्टर दैट हमारा जो एक यूनिट बचेगा सामाजिक विघटन वाला, वो शुरू होगा। और उसके बाद लगभग हमारा ऑल ओवर सिलेबस हो जाएगा। कुछ जो एक्स्ट्रा टॉपिक बचेंगे वो फिर धीरे धीरे कवर अप करती रहूँगी मैं, और आपका जो एक होल सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो दिन के बाद तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। टॉपिक है लघु परंपरा और बृहद परंपरा। तो क्या होता है लघु परंपरा और बृहद परंपरा, और किसने इसको यूज़ किया था, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो ये जो टर्म है लघु परंपरा, बृहद परंपरा, इसको फर्स्टली यूज़ किया था रॉबर्ट रेडफील्ड ने। ठीक है, सबसे पहले किसने यूज़ किया था? रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और बाद में इस चीज़ को अप्लाई किया था मैकिम मैरियट ने। तो अगर फर्स्टली किसने यूज़ किया था तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड है। अगर ऑप्शन में रेडफील्ड नहीं है तो मैकिम मैरियट। सेम वैसे ही जैसे संदर्भ समूह का हाइमन ने किया था, हाइमन ऑप्शन में ना हो तो मर्टन। तो फिर सेकेंडली इसको अप्लाई किया था मैकिम मैरियट ने। ये जो अवधारणा है ये उद्विकासवादी सिद्धांतों पर आधारित थी। इसमें बताया जाता है कि कैसे लघु संस्कृति धीरे धीरे बृहद संस्कृति बन जाती है। एक लघु संस्कृति अपने उद्विकासीय स्वरूप से होकर के गुजर करके बृहद संस्कृति में परिवर्तित हो जाती है। तो ये चीज़ थोड़ा सा इसमें बताई गई है। तो पहले समझते हैं कि लघु परंपरा क्या है। तो लघु परंपरा के अंतर्गत समाज की जितनी भी अलिखित परंपराएं हैं, ठीक है, जो लिखित नहीं है, मौखिक रूप में है, जो ग्रामीण समाज में प्रचलित है, एक स्थानीय समाज में प्रचलित है, अशिक्षित समुदाय के लोगों के द्वारा प्रचलित है, मौखिक रूप से हस्तांतरित की जाती हैं, तो वो सारी की सारी परंपराएं आती हैं लघु परंपरा में। मतलब कि एक स्थानीय समाज में, एक स्थानीय समुदाय में जो अशिक्षित लोगों के द्वारा मौखिक रूप से अलिखित रूप में रहती हैं परंपराएं, वो समस्त परंपराएं लघु परंपरा के अंतर्गत आएंगी। जैसे कि लोक कथा हो गई, विवाह गीत होते हैं, और दंत कथाएं होती हैं, किंवदंतियां जिनको बोला जाता है। मतलब किसी भी घटना से रिलेटेड जो स्थानीय समुदाय में जो एक चीज़ प्रचलित होती है कि ऐसे ऐसे हुआ था, तो लोक कथाएं, विवाह गीत, लोकगीत, ये सब लघु परंपरा के प्रतीक हैं, लघु परंपरा का भाग है। बृहद परंपरा क्या होती है? बृहद परंपरा का मतलब है लिखित रूप से जो परंपराएं विद्यमान हैं, वे परंपराएं जो कि हमें शास्त्रीय ग्रंथों में मिलती हैं, लिखित हैं और बहुत ही पुराने समय से चली आ रही हैं, और एक बृहद समुदाय इसको मानता है, या कह सकते हैं कि एक पूरा समाज जिसको फॉलो करता है। यहाँ पर सिर्फ एक स्थानीय समुदाय मानता था, और जो बृहद परंपराएं हैं इनको पूरा समाज एक तरीके से, और लिखित है, व्यवस्थित रूप से और चिंतनशील तरीके से होती हैं। अब जैसे रामायण की कथाएं हैं या महाभारत की कोई गाथा है, तो वो लिखित रूप में अवेलेबल है, वो चिंतनशील मनुष्यों के द्वारा लिखित रूप से, व्यवस्थित रूप से अवेलेबल है, और वो एक वृहद क्षेत्र में लोगों के द्वारा मान्य है। अब भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है वो पूरे भारत में मान्य है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थानीय क्षेत्र, तो बृहद क्षेत्र में संभ्रांत लोग, यानी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, अच्छे जो माने जाते हैं, उनके द्वारा ये फॉलो की जाती हैं, ये कहलाती हैं बृहद परंपराएं। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने निरक्षर किसानों की परंपराओं को कहा था कि लघु परंपरा है, और जो परंपराएं स्कूलों में, मंदिरों में, दार्शनिकों के द्वारा, ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा, साहित्यिक मनुष्यों के द्वारा निभाई जाती हैं या हस्तांतरित की जाती हैं, उनको कहा था कि ये बृहद परंपरा, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो निभाई जाए
और निरक्षर हैं तो अब वो कहीं सुनी बातें ही करेंगे क्योंकि लिख तो सकते नहीं हैं, तो मौखिक रूप से ही है, तो वो है लघु परंपरा। और जो लिखित है अच्छे तरीके से, स्कूलों में भी वो चीज़ पढ़ाई गई, हमें मंदिरों में, धर्म ग्रंथों में, हमारे ब्रह्मज्ञानियों के द्वारा, दार्शनिकों के द्वारा, सबके द्वारा उस बात की पुष्टि की गई, वो कहलाती है बृहत परंपरा। मैकिम मैरियट ने कृषक समाजों की परंपरा को कहा है लघु परंपरा, और जो परंपराएं प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं उनको कहा है बृहत परंपरा। मतलब जो कृषक समाज में है वो लघु परंपरा, और जो संपूर्ण समाज में जिसका प्रसार है, जो शास्त्रीय ग्रंथों से ली गई है, वो परंपरा बृहत परंपरा है अकॉर्डिंग टू मैकिम मैरियट। योगेंद्र सिंह ने कहा था कि जनसाधारण के जो लोग हैं, जो निरक्षर किसान हैं, उनके स्तर पर जो होने वाली परंपराएं हैं वो लघु परंपरा है। B.R. चौहान, इन्होंने कहा था कि लघु परंपराएं स्थानीय होती हैं, यानी एक स्थान विशेष के लोग ही उसको फॉलो करते हैं, अलिखित होती हैं, लिखित नहीं होती हैं, अशास्त्रीय होती है, मतलब शास्त्रीय ग्रंथों में उनका कोई वर्णन नहीं मिलता है, ज़्यादा व्यवस्थित नहीं होती हैं, एक कथा ऐसे, फिर चीज़ें ऐसे होती हैं, कम चिंतनशील होती हैं, और हमारी संस्कृति की निरंतरता और सजीवता का आधार होते हैं। मतलब हमारा कल्चर इन्हीं से चलता है, ये कंटिन्यू बनी रहती हैं और ये निरंतरता और सजीवता का आधार होती हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं लघु परंपरा के बारे में। S.C. दुबे ने कहा था कि बृहत परंपराओं का अर्थ उन विश्वासों, कर्मकांडों तथा सामाजिक प्रतिमानों की संयुक्तता से लिया जाता है जो नियमबद्ध और पवित्र ग्रंथों से संबंधित होती हैं। मतलब ऐसे विश्वास, ऐसे कर्मकांड, ऐसे सारे कार्य जो कि नियमबद्ध होते हैं, पवित्र ग्रंथों से संबंधित हैं, वो सारी परंपराएं बृहत परंपरा में आएंगी S.C. दुबे के अकॉर्डिंग। B.R. चौहान ने कहा था, इन्होंने एक गांव का अध्ययन किया था, राणावतों की सादड़ी, ये था राजस्थान का एक गांव, और यहाँ पर इन्होंने लघु और बृहत परंपराओं में अंतर किया था। क्या क्या मेन अंतर होता है, तो इन्होंने अंतर बताया था कि जो लघु परंपराएं होती हैं वो स्थानीय होती हैं, जो बृहत परंपराएं होती हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं। लघु परंपरा अलिखित होती है, बृहत परंपरा लिखित होती है। जो लघु परंपरा है वो अशास्त्रीय होती है, जो बृहत परंपरा है ये शास्त्रीय और सांस्कृतिक होती है। लघु परंपरा कम व्यवस्थित होती है जबकि बृहत परंपरा ज़्यादा व्यवस्थित होती है। लघु परंपरा कम चिंतनशील और बृहत परंपरा ज़्यादा चिंतनशील होती है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात एक ये है कि जो लघु परंपरा है वो ही जा कर के जब उसका विकास हो जाता है तो वो धीरे धीरे हो करके वही बृहत परंपरा बन जाती है। जैसे कोई क्षेत्रीय स्थानीय समुदाय ले लो, वहाँ पर कोई कथा प्रचलित हो और फिर धीरे धीरे बाद में वो थोड़ी सी फैलती जाए, फिर उसको किसी ने लिखित रूप में उसका दे दिया और फिर उसको पूरे समुदाय ने, पूरे समाज ने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो वो बृहत परंपरा बन जाएगी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना कि लघु परंपराएं बाद में बृहत परंपरा बन जाती है और कभी कभी कोई बृहत परंपरा सिकुड़ करके फिर लघु परंपरा बन जाती है। इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। रॉबर्ट रेडफील्ड की ये जो अवधारणा थी, इसको मिल्टन सेंगर ने भी यूज़ किया था और इन्होंने लघु बृहत परंपरा के मध्य अंतःक्रिया को देखने का प्रयास किया था। किस तरीके से ये इंटरैक्शन करती हैं, कैसे इनके बीच में अंतःक्रियाएं होती हैं, और इन्होंने ये अंतःक्रिया देखी और फिर पाया कि ये जो भारत है यहाँ पर लघु और बृहत परंपराएं एक दूसरे पर आश्रित हैं, अलग नहीं है, एक दूसरे पर आश्रित है। मतलब एक दूसरे से चीज़ें बोरो करती है, एक दूसरे से चीज़ें ग्रहण करती हैं। S.C. दुबे ने ये जो वर्गीकरण था लघु और बृहत परंपरा, इसको ज़्यादा सही नहीं माना। कहा कि सिर्फ इतना ही वर्गीकरण भारतीय परंपराओं के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये द्विभागीय परंपराओं के वर्गीकरण को इन्होंने नकार दिया और कहा कि बहुभागीय वर्गीकरण होना चाहिए। तो इन्होंने 6 प्रकार का वर्गीकरण किया था। जो परंपराएं हैं 6 प्रकार की S.C. दुबे ने बताई थी। 6 फोल्ड वर्गीकरण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा कि दुभागीय को इन्होंने नकारा था और 6 फोल्ड वर्गीकरण को इन्होंने स्वीकार किया था। तो वो कौन कौन सा था? परंपराओं के 6 प्रकार। पहला शास्त्रीय परंपरा S.C. दुबे ने बताई। दूसरा बताया जो क्षेत्रीय परंपरा होती है, शास्त्रीय मतलब जो शास्त्रीय ग्रंथों में लिखी है, और क्षेत्रीय जो एक क्षेत्र विशेष में पाई जाती है, स्थानीय जो एक स्थानीय समुदाय में पाई जाती है। चौथी है भारतीय समाज में देखने को मिलती है पश्चिमी परंपरा, और फिर है उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, जो कि अभी पूरी तरीके से राष्ट्रीय नहीं है लेकिन वो एक तरीके से उभरती हुई उप सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये 6 प्रकार परंपराओं के बताए थे S.C. दुबे ने। ये जो 2 प्रकार की परंपराएं थी रेडफील्ड ने बताई थी, उसके विरोध में बताई थी।
तो ये हो गया लघु परंपरा बृहद परंपरा। समझ आ गया सबको? चलिए अब देखते हैं कैसे इनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ये जो लघु परंपरा बृहद परंपरा है, इनके बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है। जब इंटरेक्शन होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो देखो, लघु परंपरा बृहद परंपरा का सिद्धांत दे दिया रेडफील्ड ने, लेकिन इनके बीच में इंटरेक्शन देखा मिल्टन सेंगर और मैक्किमेरियट ने। तो मुख्यतः मैक्किमेरियट ने ये चीज़ देखने का काम किया कि इनके बीच में अंतःक्रिया होती है तो क्या प्रभाव पड़ता है। जब लघु परंपरा बृहद परंपरा के बीच में संपर्क होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी प्रक्रियाएं आती हैं। तो दो प्रक्रियाएं उभर करके सामने आती हैं, सार्वभौमिकीकरण और संकुचीकरण। थोड़ा समझिएगा। तो मैक्किमेरियट ने कहा कि सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक प्रसार द्वारा, मतलब जो संस्कृति है वो फैल रही है एक छोटे समुदाय से, फिर वो पूरे बृहद समाज में फैल रही है। तो सांस्कृतिक प्रसार द्वारा लघु परंपरा के तत्व संपूर्ण समाज में फैल जाते हैं, पूरी सोसाइटी में फैल जाते हैं और उनका मौलिक स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। मतलब फिर वो बृहद संस्कृति बन जाते हैं। पहले लघु परंपरा थे और सांस्कृतिक प्रसार की प्रक्रिया के द्वारा वो बृहद संस्कृति का भाग बन गए। तो लघु परंपराओं का बृहद संस्कृति में परिवर्तित हो जाना कहलाता है सार्वभौमिकीकरण। सार्वभौमिकीकरण मतलब सब में फैल गया। पहले एक स्थान पे था और फिर अब वो सब में फैल गया, तो वो हो गया सार्वभौमिकीकरण, यानी स्थानीय परंपराओं का बृहद संस्कृति बन जाना या बृहद समाज में फैल जाना। ये है सार्वभौमिकीकरण के सब में फैल गया वो चीज़। अब स्थानीयकरण या संकुचीकरण क्या है। तो जो संकुचीकरण है या स्थानीयकरण है, इस प्रक्रिया में बृहद परंपरा के तत्व लघु संस्कृति में शामिल हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। संकुचीकरण का क्या मतलब हुआ, सिकुड़ना। तो यहाँ पर बृहद संस्कृति के तत्व लघु संस्कृति में शामिल होकर के सिकुड़ जाते हैं, यानी एक स्थान विशेष पर ही सीमित रह जाते हैं, सिर्फ उसी स्थान के लोग उसको मानते हैं। तो ये चीज़, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है स्थानीयकरण। दोनों को बारीकी से समझिएगा। सार्वभौमिकीकरण में लघु परंपरा से बृहद परंपरा बन जाती है और स्थानीयकरण या संकुचीकरण में जो बृहद परंपरा के तत्व हैं वो एक स्थान विशेष के लिए सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं। उसको कहा जाता है संकुचीकरण, स्थानीयकरण। ये दोनों परंपराएं हो गई। थोड़ा सा देख लेते हैं कृषक समाज के बारे में, उसके बाद ये आज का जो यूनिट है ये फिनिश हो जाएगा। तो कृषक समाज की अवधारणा, इसको भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही सबसे पहले यूज़ किया था। मैक्सिको का टोपोजलान एक स्थान है, वहाँ का अध्ययन किया था। और भारत में इस अवधारणा को यूज़ किया था आंद्रे बेते ने। श्रीपुरम का अध्ययन किया था, अग्रहारम भी कहीं कहीं पे देते हैं। और ये तमिलनाडु का गांव था। तो इसका जब इन्होंने अध्ययन किया था तो इन्होंने यूज़ किया था कृषक समाज की अवधारणा। सबसे पहले दिया था रेडफील्ड ने, यूज़ किया था आंद्रे बेते ने। तो रेडफील्ड ने कृषक समाज किसको बताया। तो रेडफील्ड ने कहा कि कृषक समाज के लोग वे लोग हैं जो कि अपना जीवन निर्वाह खेती पर, जिनका जीवन निर्वाह खेती पर ही आधारित है। मतलब अगर खेती ना हो तो वो जीवन अपना निर्वाह ना कर पाएँ। तो इन्होंने कृषक समाज की विशेषताएं बताई। एक तो बताया रेडफील्ड ने कि जो कृषक समाज है ये समरूप समाज होता है, इसमें समानता देखने को मिलती है। समानता कैसे, सब एक ही तरीके से खेती करते हैं, एक ही तरीके की परंपराएं हैं, एक ही तरीके का उनका जो कल्चर है, पहनावा है, खान पीन है और रहन सहन है, एक ही तरीके की उनका आय का स्तर है। तो समरूप समाज है, ज़्यादा विभिन्नताएं नहीं देखने को मिलती। दूसरी विशेषता बताई भूमि पर नियंत्रण और कृषि करना। जो कृषक समाज है उसका भूमि पर नियंत्रण होता है और वो खुद से खेती करता है, खुद से अपने परिवार को मिलजुल करके खुद से खेती करता है। तीसरी विशेषता बताई कि ये जो समाज है ये अविभेदीकृत और अस्तरीकृत समुदाय है। मतलब इसमें हम भेद नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा स्तरीकरण नहीं होता। इसमें स्तरीकरण या ऊंच नीच की जो भावना है ये देखने को नहीं मिलती है। कृषक समाज अविभेदीकृत और अस्तरीकृत समुदाय, क्योंकि सब खेती करते हैं, आय लगभग सबकी समान है, सेम चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, तो स्तरीकरण होगा ही नहीं। चौथी विशेषता बताई कि कृषक समाज नगरीय कुलीन वर्ग से भिन्न होता है लेकिन फिर भी उससे प्रभावित होता है। मतलब जो नगरीय कुलीन वर्ग है उसे थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी उससे प्रभावित होता है।
पांचवी विशेषता है आर्थिक आधार पर अन्य समाजों से भिन्न होता है। जो कृषक समाज है उसकी जो जीवन स्तर है, कृषि से इतनी ज़्यादा आय नहीं हो पाती है कि वो बाकी समाज के लोगों के समकक्ष आ पाए। तो आर्थिक आधार पर अगर देखा जाए तो दूसरे समाज के लोगों से भिन्न होता है। तो ये 5 विशेषताएं बताई हैं रॉबर्ट रेडफील्ड ने। आंद्रे बेते ने भी विशेषताएं बताई कृषक समाज की। इन्होंने 3 विशेषताएं बताई। पहला बताया कि भूमि से जुड़ाव होता है, भूमि से सीधा संपर्क होता है कृषक समाज का। दूसरा, इनकी जो स्थिति है वह निम्न होती है क्योंकि कृषि से इतनी ज़्यादा आय हो नहीं पाती है, तो आय का स्तर निम्न होता है, तो उनकी सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति सब निम्न ही होती है। तीसरा विशेषता बताई कि मजदूरों के पूरक वर्ग के रूप में भी ये कार्य करते हैं। जिनके पास खुद की खेती नहीं होती है तो वो दूसरे के खेत पे काम करने जाते हैं, तो पूरक वर्ग के रूप में भी ये कार्य करते हैं। टी शनिन ने कहा था कि कृषक समाज का आदर्श प्रारूप, इन्होंने कृषक समाज का आदर्श प्रारूप प्रस्तुत किया और कहा कि ये छोटे कृषि उत्पादक हैं। टी शनिन क्या कहा इन्होंने कि जो कृषक समाज है ये छोटे कृषि उत्पादक के रूप में, छोटे कृषि उत्पादक मतलब खुद के अपने उनके उपभोग के लिए वो खेती करते हैं, छोटे कृषि उत्पादक के रूप में इन लोग को वर्णन किया था। जॉर्ज फास्टर ने कृषक समाज को अर्ध समाज कहा। अर्ध समाज क्यों कहा है ये भी अभी आप समझ जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझाऊंगी, पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डेनियल थार्नर ने कृषक समाज के 3 भाग बताए। एक बताया मालिक, मालिक मतलब जिसके पास अपनी खुद की भूमि होती है, जो दूसरों से खेती करवाता है। दूसरा है किसान, जिनके पास थोड़ी भूमि होती है तो बटाई पे खेती करते हैं या अपनी थोड़ी सी भूमि पे खेती करते हैं। तीसरा होता है मजदूर, जो दूसरे के खेत पे पैसे लेकर के काम करने जाता है। तो ये 3 वर्ग बताए हैं डेनियल थार्नर ने, ठीक है। एरिक वोल्फ ने बताया था कृषक समाज को 2 भागों में डिवाइड किया था। एरिक वोल्फ ने एक खुला कृषक समाज और एक बंद कृषक समाज। किसने बताया था? एरिक वोल्फ ने। इनकी पुस्तक थी पीजेंट। इसमें आंद्रे बेते ने बताया कृषक समाज को एक चार्ट के थ्रू में समझाया है। अब यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि फॉस्टर ने अर्ध समाज क्यों कहा है। तो देखिए इसको समझिएगा। एक तरफ है जनजातीय समाज, एक तरफ है हमारा शहरी समाज, और जो कृषक समाज है ये बीच में आ रहा है, आधा इसका आधा इसका, इसलिए ये अर्ध समाज है कि आधा जनजातीय विशेषताएं लिए हुए हैं और आधा चूंकि शहर से भी कांटेक्ट है इसका, शहर से भी खाद वगैरह अपना जो उसका उत्पादन है उसको बेचने के लिए जा रहा है, तो शहर से भी कांटेक्ट है, तो शहरी समाज है। तो आधा जनजातीय समाज, आधा शहरी समाज, बीच में आ रहा है कृषक समाज, दोनों की विशेषताओं को ग्रहण करते हुए, इसीलिए आधा आधा समाज है। तो ये चीज़ बताई थी आंद्रे बेते ने। तो ये थे तीनों कॉन्सेप्ट। आई होप आपको तीनों बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए, एंड बाकी कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखेंगे। थैंक यू सो मच।